नमस्कार। देखिए, मेरी नई किताब आ चुकी है परफॉर्मर टू रिफॉर्मर। मैंने आप सबको बताया था कि इस बार इस किताब के हिंदी और इंग्लिश संस्करण हम दोनों साथ साथ लाने जा रहे हैं। इस देश के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर ये किताब लिखी गई है। कोई भी कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस किताब में ये बताने की कोशिश की गई है कि अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर किस तरीके से काम करते थे और गृह मंत्री के तौर पर पिछले 6 सालों में उन्होंने क्या काम करके दिखाए हैं। ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है उनके सारे विभागों में किए गए रिफॉर्म्स का और बदलावों का। तो इस किताब को आप मंगाइए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सभी जगह पर ये अवेलेबल है और इस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। नमस्कार। बहुत दिनों से हल्ला मचा हुआ है धुरंधर फिल्म का। ये फिल्म रिलीज हुई थी 5 दिसंबर को और ये अब इस शुक्रवार से अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश करने जा रही है, यानी कि 19 दिसंबर से। मुझे भी ये फिल्म देखने का भी हाल ही में मौका मिला। हालांकि इस फिल्म के लिए फिल्म के निर्माताओं ने, इसकी पीआर कंपनी ने बहुत सारे प्रीव्यूज कराए, रिव्यूज कराए, लोगों से पेड रिव्यूज कराए। हम लोग उस श्रेणी में आते नहीं हैं, ना हम लोग इस प्रकार से किसी फिल्म का रिव्यू करते हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसी फिल्म आती है जो अचानक ही बॉक्स ऑफिस पर इतनी सफलता हासिल कर लेती है, 500 करोड़ का बिजनेस कर देती है और अभी बिजनेस जारी है। हर तीसरा आदमी, किसी से भी आप पूछिए, वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने धुरंधर फिल्म देखी या नहीं। जैसे इससे पहले का इस प्रकार का जो क्रेज है मैंने गदर 2 पर देखा था। फिल्में बहुत सारी आती हैं चर्चित और बड़ी अच्छी फिल्में भी आती हैं, लेकिन उन पर इस तरीके से मास लेवल पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन धुरंधर पर हो रही है। और फिल्म की जो स्टार कास्ट है, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो 80 के दशक में मल्टी स्टार फिल्में आया करती थी, अमिताभ बच्चन की, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब स्टार कास्ट हुआ करती थी, उस प्रकार की स्टार कास्ट इसकी है। देखिए, रणवीर सिंह है, अक्षय खन्ना है, संजय दत्त हैं, अर्जुन रामपाल हैं, ये या सबसे मेन आर माधवन है। तो अपने आप में ही एक शानदार स्टार कास्ट वैसे ही बन जाती है। और बड़े बड़े स्टार्स को संभाल पाना भी हर डायरेक्टर के बस की बात नहीं है। इसके निर्देशक आदित्य धर हैं, जिन्होंने उरी जैसी चर्चित फिल्म बनाई थी। उरी मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है, जिसमें विक्की कौशल थे। सर्जिकल स्ट्राइक पर वो बनाई गई थी। इस फिल्म के बारे में जो मैंने देखा और जो मैं समझ रहा हूं इस फिल्म के बारे में, उसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। कोई मेरे पास लिखी लिखाई स्क्रिप्ट नहीं है। कुछ मैंने अपने इंटरनेट से इसके बारे में कुछ फैक्ट्स निकाले हैं और उसके अलावा जो फिल्म के बारे में मैंने महसूस किया, उसको मैंने अपने हाथ से कागज पर लिखा है। उसी के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात तो यह कि इस फिल्म को लेकर के एक हल्ला मचाया जा रहा है राइट विंग के लोगों के द्वारा कि साहब ये बहुत बड़ी देशभक्ति की फिल्म है, ये है, फलाना है। ऐसा कुछ नहीं है। ये फिल्म एक सीधी सादी गैंगवार स्टोरी है इसकी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो गैंगवार स्टोरी पूरी की पूरी कराची में, कराची का कोई शहर है लियारी, छोटा सा, कहते हैं कि 60s में और 70s में ये कल्चरल सिटी हुआ करता था कराची के पास में, लेकिन फिर 90s में और 2000 में यहां पर गैंगवार शुरू हुए और शहर पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। ये सच कहानी है। तो उसी को सेंटर बनाया गया है इस फिल्म की स्टोरी का। और फिल्म बिल्कुल भी राष्ट्रभक्ति की तरफ कहीं नहीं जाती है। इस फिल्म का पार्ट 2 आने वाला है मार्च में। यह फिल्म के अंत में दिखा दिया गया है, उसकी कुछ झलक भी दिखा दी गई है। और पार्ट 2 में पाकिस्तान की भी बैंड बजने वाली है और जो यहां पर देश विरोधी लोग बैठे हुए हैं और जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, उनकी भी बैंड बजने वाली है। इसका माहौल डायरेक्टर ने इस फिल्म में बना दिया है। फिल्म की शुरुआत कंधार से होती है, जहां पर आप सब जानते ही हैं कि 1999 में विमान को हाईजैक करके ले जाया गया था और आतंकवादी मौलाना अजहर जैसे लोग उससे छुड़वाए गए थे। 3 बड़े बड़े आतंकवादी छुड़वाए गए थे। शुरुआत फिल्म की वहां से होती है और इसमें 2 और बड़ी घटनाओं का जिक्र किया गया है। 2001 का संसद हमला और 2008 का मुंबई अटैक, जो ताज पर अटैक हुआ था 26/11 वाला। इन 2 घटनाओं के बारे में उनका बिल्डअप दिया गया है कि पाकिस्तान में इन्हें लेकर किस तरह से माहौल था और वहां की जो खुफिया एजेंसी है ISI वगैरह, वो कैसे वहां पर
हथियार खरीदती है और उनका इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए किया जाता है और फिर उनको यहां पर भेजा जाता है। फिल्म में रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है हमजा अली मजारी, वो एक बलूच कैरेक्टर दिखाया गया। आप जानते हैं कि बलूच जो है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं, और पाकिस्तान लगातार ये आरोप करता रहता है कि भारत इन बलूचों को बढ़ावा दे रहा है और पैसा दे रहा है जिससे कि ये अलग होकर अपना एक अलग कंट्री बना सके। वो एक पॉलिटिकल हिस्सा है, अलग कहानी है। लेकिन यहां पर यह दिखाया गया है कि लियारी शहर जो कराची के पास में है, वहां पर बलूच कम्युनिटी काफी संख्या में रहती है, और इमरान बलूच उर्फ इमरान डकैत जो किरदार प्ले किया है अक्षय खन्ना ने, और क्या गजब की एक्टिंग उन्होंने की है। इस पहले पार्ट में अगर नंबर 1 पर कोई कैरेक्टर है तो वो अक्षय खन्ना का है। वो उनके लीडर हैं, उनकी गैंगवार होती है, और रणवीर सिंह जिनके बारे में अभी तक सिर्फ इतना हिंट दिया गया है कि वो अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान में एंटर होते हैं और यहां पर फिर वो गैंग में शामिल हो जाते हैं इमरान बलूच के, और फिर जो उनका राइवल गैंग होता है उस गैंग को खत्म कर देते हैं, इमरान बलूच का विश्वास जीतते हैं और इमरान बलूच को फिर पॉलिटिक्स में लेकर के आ जाते हैं, इतना उनके करीब आ जाते हैं। ये इस कहानी है। और इमरान बलूच का जो कैरेक्टर है, मैं आपको बताऊं, बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है अक्षय खन्ना का, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये अपने पीटीआई वाले अपने पूर्व क्रिकेटर थे ना जो जेल में है, इमरान खान, पूरी बॉडी लैंग्वेज इमरान खान के ऊपर ही बनाई गई है उनकी, उसी तरीके की वो उनका ऑरा है, उसी तरह की वो अदाएं करते हुए नजर आते हैं और उसी तरह की उनकी पॉपुलैरिटी भी वहां पर दिखाई गई है। दूसरे, मेरा मानना यह है कि पार्ट 2 इसका शानदार होने वाला है। रहमान बलूच है, वो इमरान बलूच में गलती से कह जा रहा हूं, लेकिन वो रहमान बलूच उनका कैरेक्टर, रहमान डकैत, वो चूंकि इमरान खान जैसे लगते हैं इसलिए मैंने उनको इमरान कह दिया, रहमान बलूच, सही बात है। और इस फिल्म में कुछ ओरिजिनल फुटेज भी दिखाए गए हैं। जब संसद हमला है उसमें ओरिजिनल फुटेज इस्तेमाल भी किए गए हैं। आप सब जानते हैं 2001 में हुआ था, टीवी वालों ने दिखाया था, और 2008 का जो 26/11 हमला हुआ था ताज पर और मुंबई में, उसके ओरिजिनल फुटेज, खासतौर से यह भी दिखाया गया है कि कैसे टाइम्स नाउ वाले लाइव उसको दिखा रहे थे, और वहां पर बैठे हुए जो आईएसआई के एजेंट हैं लाइव देख देख करके साहब अब एनएसजी के कमांडो आ रहे हैं, अब उस गेट से एंट्री हो रही है पुलिस की, वहां पर धमाका करो, इस तरीके से वो गाइड कर रहे थे। ये हकीकत में ऐसा हुआ था। जनरेशन को देखना आवश्यक है इस फिल्म को। मैं आपको बताऊं, रणवीर सिंह के कैरेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। जब यह फिल्म रिलीज नहीं हुई थी उस समय चर्चा यह आई थी कि यह जो कैरेक्टर है मेजर मोहित शर्मा की सच्ची कहानी से प्रेरित होकर बनाया गया। मैं बताऊं आपको कि मेजर मोहित शर्मा वाली जो कहानी है, मेजर मोहित शर्मा आर्मी के ऑफिसर थे और उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, और उन्होंने 2004 में इफ्तिकार भट्ट के नाम से हिजबुल मुजाहिदीन में घुसपैठ की थी, आतंकवादियों का विश्वास जीतने के लिए उनका खाना बनाया था और अंत में आतंकवादियों को उन्हीं के हथियारों से मार गिराया था। यह आउटस्टैंडिंग स्टोरी है मेजर मोहित शर्मा की। तो मेजर मोहित शर्मा के परिवार वालों ने आपत्ति जताई थी कि भाई हमारे बेटे पर फिल्म बनाई जा रही है, हमें ये जरूर दिखाई जानी चाहिए। उन्हें ये दिखाई भी गई, और फिल्म का जो डायरेक्टर है उनका ये कहना है कि केवल हमने वो कैरेक्टर वहां से लिया है कि उस पर उसकी तर्ज पर एक कैरेक्टर, उनका गेटअप, रणबीर के बड़े बड़े बाल और शानदार उनका बॉडी फिटनेस, वो रणबीर की होती है हमेशा, वो उस तरह का दिखाया गया। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया है उस प्रकार का, बाकी रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, मेजर मोहित शर्मा पर यह आधारित नहीं है। लेकिन अलबत्ता इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है उसमें निश्चित रूप से रणवीर सिंह का जो बैकग्राउंड है, कि वास्तव में आप इस फिल्म को देखेंगे तो बीच बीच में फ्लैशबैक में कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं कि रणवीर सिंह के साथ क्या हुआ था, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं जानता कि वो कौन है और भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने वहां पर क्यों भेजा और उसके पीछे प्लानिंग क्या है। वो प्लानिंग अगले पार्ट में खुलेगी, और रणवीर सिंह के साथ क्या हुआ था और क्यों उनका सिलेक्शन जो है आर माधवन, जो जिनको अजीत डोभाल की तरह बनाया गया है, वैसे तो उनका फिल्म में कैरेक्टर अजय सान्याल का दिखाया गया है, हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन पर उनको बिल्ड किया गया है, तो वो बाद में पता लगने वाला है। और अगली फिल्म में जो पार्ट 2 आएगा इसका, उसमें इनका नाम होगा जसकीरत सिंह रंगी, रणवीर का। तो मुझे लग रहा है कि शायद कोई सिख दंगों से रिलेटेड या कश्मीर में जो हुआ हिंदुओं के साथ, उससे रिलेटेड
कुछ इसमें दिखाया जाने वाला है। वैसे मैं इस फिल्म को जब देखने गया तो मेरे मन में यह था कि इसमें कश्मीर के आतंकवाद के बारे में भी शायद कुछ हो। 80 के और 90 के दशक में जो वहां कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, शायद उसके बारे में कुछ दिखाया गया हो। कुछ नहीं है, जीरो, ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। और जो मैंने आपको बताया कि मेजर मोहित शर्मा वाला कैरेक्टर जो रणबीर का बनाया गया है, वो उसकी कहानी अगले पार्ट में आने वाला है। और फिल्म के जो डायलॉग्स हैं, जैसे कि सो कॉल्ड अजीत डोभाल अपने खुफिया एजेंसियों के इंटेलिजेंस के अफसरों से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में नकली नोटों की खेप आ रही है, लेकिन वहां पर ऐसी सरकार का होना बहुत जरूरी है जो राष्ट्रवादी सरकार हो। उस फिल्म में जो बिल्डअप बनाया गया अभी, उसमें यह दिखाया गया है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आएंगे और नरेंद्र मोदी का काल शुरू होता है, उसके बाद की घटनाओं में आपको बदलाव दिखने वाला है। साथ ही साथ यह भी एक छटपटाहट इस फिल्म में नजर आती है कि 26/11 जैसा बड़ा हमला, जहां पर 190 के आसपास लोग हमारे मार दिए गए थे और खूनम खून कर दिया गया था सारे मुंबई को, उस घटना के बाद भारत ने कोई प्रतिकार स्वरूप हमला पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया। यह बार बार अधिकारियों की बातचीत में दिखाया गया है। तो इससे जरूर कुछ पॉलिटिकल लोग असहज हो सकते हैं कि साहब ये कांग्रेस को नीचा दिखाने की है या मनमोहन सिंह को नीचा दिखाने की बात की गई है, यूपीए की सरकार को। लेकिन ये तो हकीकत है कि 26/11 के बाद कुछ हुआ ही नहीं था और विदेशों के बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंच गए थे, विदेश मंत्री किसी अमेरिका के फलाने के साहब आपको हमला नहीं करना है पाकिस्तान पर, ये नहीं करना है। भाई मोदी जी होते तो शायद ना सुनते किसी की, मनमोहन सिंह ने सुन ली थी। तो ये तो एक वजह निश्चित रूप से थी। अलबत्ता इस फिल्म के बारे में एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो निश्चित रूप से किसी को बुरी लगे या भली, गाली गलौज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। मां बहन की गालियां तो हर 2 मिनट में 3 मिनट में दी गई है। अगर ये गालियां नहीं होती तब भी ये फिल्म इतनी चलने वाली थी। और मेरा मानना है कि अगर ये गाली गलोच वाले सीन इसमें नहीं होते और इस तरह से किरदार एब्यूजिव नहीं होते, गाली गलोच नहीं करते, तो शायद लोग अपने बच्चों और फैमिली को लेकर भी ये फिल्म देखने के लिए जाते। एक बड़े दर्शक वर्ग को, महिलाओं को आपने इससे महरूम कर दिया है। आप जाएंगे और सपोज कीजिए आपके परिवार की 4 महिलाएं बैठी हुई हैं और वहां गाली गलोच हो रही है और बराबर में बैठे हुए कॉलेज के लड़के ठाके लगा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आजकल की जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो ये बात नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि गाली गलोच दिखाकर हम बहुत बड़े बोल्ड हो जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमने इतनी वायलेंस दिखा दी है, फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलेगा ही, तो उसमें गाली गलोच भी दिखा दो। ये गलत अप्रोच है। इससे फिल्म की रिपीट वैल्यू कम होती है। हो सकता है कि मैं फिल्म को दोबारा भी देखता, लेकिन इतनी सारी गाली गलोच बार बार कौन सुने जाकर। इस गाली गलोच से बचा जाना चाहिए था। और मेरा यह भी मानना है कि यह फिल्म बाहुबली की तरह प्लान की गई है कि पहले पूरी फिल्म शूट कर ली जाए, फिर जो घटना हुई उसके बारे में बताया जाए, और फिर पार्श्व में एक क्या घटना हुई थी रणवीर के साथ, वो फिर रणवीर को किस तरीके से सेलेक्ट करके लाया गया और उसको पाकिस्तान भेजा गया, और पाकिस्तान में अब वो ऑपरेशन धुरंधर को कैसे एग्जीक्यूट करने वाला है, ये सब बाद में दिखाया जाएगा। बाहुबली ने इस प्रकार की बहुत सारी फिल्मों को प्रेरणा दी है। बैकग्राउंड म्यूजिक पिक्चर का आउटस्टैंडिंग है, सुपर एकदम। और बैकग्राउंड में खासतौर से पुरानी फिल्मों के गाने जैसे कि कर्ज का पैसा ये पैसा, उसका म्यूजिक इस्तेमाल किया है। बप्पी लहरी का गाना उषा तुप का गाया हुआ 80s का रंबा हो, उसका बहुत शानदार इस्तेमाल है। आर.डी. बर्मन का गाना मोनिका ओ माई डार्लिंग, उसका इस्तेमाल किया गया है। और खासतौर से जो कव्वाली है, ना तो कारवां की तलाश है, फिल्म दिल ही तो है कि है, शायद ये कव्वाली राज कपूर की फिल्म थी, रोशन साहब का म्यूजिक था इसमें, ऋतिक रोशन के दादाजी का। तो उस कव्वाली को भी बड़ी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उसे एकदम रिमिक्स किया गया है। ये नहीं कि करण जौहर की फिल्मों की तरह पुराने गाने उठाए और उनको बिल्कुल रिमिक्स करके उनका सत्यानाश कर दिया। जब ये पुरानी फिल्मों के गाने इसमें बजते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पिक्चर एक जबरदस्त स्पीड पर चलती हुई नजर आती है। इसमें कोई डाउट नहीं कि फिल्म 3.5 घंटे की, 3 घंटे 34 मिनट की है, बहुत लंबी है। यह फिल्म 2.5 घंटे की, 3 घंटे की होती तो और ज्यादा अच्छी फिल्म होती। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो काटी जा सकती थी, जैसे कि रणवीर का जो रोमांस दिखाया गया है, उसे भी इतना सब दिखाने की आवश्यकता थी नहीं। हालांकि उसका उन्होंने, डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया कि वो एक पॉलिटिशियन की बेटी है और उसके माध्यम से वो पॉलिटिक्स में एंट्री कर लेता है, और इस तरह की सब चीजें दिखाई गई हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि उसकी कोई इसमें आवश्यकता थी नहीं।
और दूसरे पार्ट में हो सकता है कि जो हीरोइन है सारा अर्जुन, जो रणबीर के अपोजिट है, हो सकता है कि दूसरे पार्ट में उनका रोल बढ़िया हो, क्योंकि अब रणबीर सिंह का कैरेक्टर जो है वो पॉपुलर होने वाला है। अब वो उसने जो है अक्षय खन्ना की जगह ले ली है, यानी कि जो मेन कैरेक्टर है अक्षय खन्ना का रहमान डकैत, वो उसकी जगह पर आने वाले हैं रहमान डकैत की। तो वो उनकी बेगम होगी, तो पूरे कराची पर इनका राज होगा। हो सकता है कि पार्ट 2 में उसका रोल अच्छा हो, लेकिन इस फिल्म में कुछ आवश्यक नहीं था। देखिए मुझे तो ये लग रहा था कि कुछ लोगों ने मेरे से बताया कि यार वायलेंट बहुत है इसमें, वायलेंस है, बहुत ज्यादा मारकाट है। मुझे तो सिर्फ 2 ही दृश्यों में इसमें वायलेंस नजर आई। एक वो दृश्य जिसमें अक्षय खन्ना वजन तोलने वाले बाट से एक गुंडे को मारता है चौराहे पर, उसके चेहरे को एकदम कूच डालता है, वो दृश्य। और एक वो जो हिंदुस्तान के एजेंट को टॉर्चर करने वाला दृश्य है, जिसमें उसकी बॉडी को लटकाया गया है जंजीरों से और हुक लगाए गए हैं उसकी बॉडी में, और अर्जुन रामपाल उसको टॉर्चर कर रहा है। इन 2 दृश्यों के अलावा बाकी जो हिंसा इसमें दिखाई गई है, गोली बम बारूद, ये तो आजकल हर फिल्म में दिखाई जाने लगी है। और मुझे लगता है कि अगले पार्ट में अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर भी पसंद आने वाला है। कुछ लोग नैरेटिव बना रहे थे कि साहब मुसलमानों के खिलाफ है, कुछ नहीं है मुसलमानों के खिलाफ। इतना है, पाकिस्तान में जब सारे कैरेक्टर होंगे तो सारे के सारे मुसलमान ही दिखाए जाएंगे। तो ये तो पाकिस्तान की एक इंटरनल गैंग वार है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में सारे कैरेक्टर मुसलमान थे, सब के सब। उसे किसी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि वो इंडिया में बनाई गई थी, बिहार के धनबाद और उसके आसपास के इलाकों में शूट की गई थी। इसे लेकर के क्यों बनाया जाइए? ये पत्रकार है आरफा खानम शेरवानी, वैसे ही चिल्लाए जा रही है मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों के खिलाफ इसमें एक शब्द नहीं है भाई। इसमें तो पाकिस्तान को भी गाली नहीं दी गई। आरफा को शायद पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है। उन्हें यह लगता है कि पाकिस्तान के गैंगवार को दिखाकर पाकिस्तान के बहाने मुसलमानों को डिमीन किया जा रहा है, उन्हें नीचे दिखाया जा रहा है। एब्सोल्युटली बकवास है, कुछ नहीं है इसमें। मेरा मानना है कि पाकिस्तान को छोड़िए, आप इंडिया के जितने मुसलमान हैं सबको यह फिल्म जाकर के देखनी चाहिए। झूठा नैरेटिव है ये। इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मुसलमान ऐसा है। जो एक आध दृश्य है, जैसे रणबीर की शादी हो रही है, फोटोग्राफर कहता है कि भाई मुस्कुराओ पहली शादी है, तो एक कटाक्ष होता है कि मुसलमानों में तो 3-4 शादियां वैलिड होती हैं। तो फिर वो उसकी पत्नी कहती भी है फोटोग्राफर से कि तुम्हारी कराऊं क्या दूसरी शादी। तो इस तरह के लाइटली वे में किया गया। अगर इसे आपको लगता है कि मुसलमानों की बेइज्जती है तो भाई आप सोचते रहें, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आरफा वैसे ही परेशान है और बेकार की बात कर रही है। लियारी शहर के बारे में जरूर मैंने इसमें जानकारी निकाली। लियारी में वास्तव में इस तरह की गैंगवार्स हुई थी 90s में और 2000 की शुरुआत में। और नकली नोटों का धंधा, खन्नानी ब्रदर्स, ये भी लगभग रियली है कि कतर पे नकली नोट भेजे जाते थे। जो 1000 के और 500 के नोट मोदी जी ने बंद किए थे, वो सब नकली करेंसी इंडिया में इतनी फैल गई थी उस समय कि वो करना बड़ा आवश्यक था। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसका भी थोड़ा सा इसमें हिंट दिया गया है। और आर माधवन के बारे में आपको बताया मैंने कि अजीत डोभाल से कैरेक्टर प्रेरित है। पार्ट 2 में आईएसआई एजेंट अर्जुन रामपाल की बैंड बजने वाली है, तो पाकिस्तान को गालियां पड़ने वाली हैं। इस फिल्म में सबसे थर्ड क्लास कैरेक्टर अगर किसी का है, संजय दत्त का है। संजय दत्त जो है वो एक पुलिस ऑफिसर बने हैं। पुलिस ऑफिसर भी ऐसे कि बिल्कुल भ्रष्ट, एसपी चौधरी असलम। बकवास है, ना तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अब पहले जैसी रही, ना उनकी उम्र रही इस तरह के रोल करने के। उनके मुंह से जब गालियां निकलती हैं तो बहुत ही गंदे लगते हैं वो, और उनका चेहरा बहुत खराब हो चुका है, उनके बॉडी मूवमेंट खराब हो चुके हैं, मतलब वो फिट नहीं लगते। इन सब के बीच में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, रणबीर, इन सब के बीच में संजय दत्त का कैरेक्टर बड़ा खराब कैरेक्टर नजर आता है। लेकिन रणबीर ने अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बाजीराव मस्तानी में जिस तरीके से उन्होंने दिखाई थी बहुत साल पहले, उसी तरह की 10 साल हो गए उस फिल्म को भी। 10 साल बाद अब रणबीर इस फिल्म में मुझे नजर आया कि हाँ वास्तव में कुछ बात है उनमें। और अक्षय खन्ना के साथ तो इस फिल्म से वो हुआ है जो एनिमल के बाद बॉबी देओल के लिए हो गया था। उनकी तो लाइफ ही चेंज हो गई है। शायद हो सकता है कि अक्षय खन्ना के बाद फिल्मों के ढेर लग जाए, लेकिन इस फिल्म को लेकर जो कई मिथक हैं कि इसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है, गलत बात है। 1-2 दृश्यों को छोड़ देकर इतनी वायलेंस नहीं है। ऐसा तो आजकल हर फिल्मों में, ओटीटी पर एक किल फिल्म आई थी, इससे ज्यादा तो वायलेंस उसमें थी। तो वो सब चीजें गलत नैरेटिव है, मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ इसमें नहीं कहा गया है, ना ही मुसलमानों की कौम के बारे में कुछ कहा गया है, ना इस्लाम पर कोई टिप्पणी की गई है। अब अगर वहां क्रिमिनल मुसलमान है या फिर आतंकवादी मुसलमान है तो इसमें कोई क्या कर सकता है।
और दूसरे, यह फिल्म पाकिस्तानी विरोधी भी नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ इसमें कुछ नहीं है, केवल यह है कि घटनाक्रम पाकिस्तान का है, सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। हां, पार्ट 2 के लिए तैयार रही है। जो बिल्डअप इस फिल्म में तैयार किया गया है, मेरा मानना है कि आने वाले समय में जब इसका दूसरा पार्ट आएगा तो आरफा जैसे लोग, जिन्होंने इस बार फिल्म को देखे बिना ही इसका रिव्यू कर दिया, आरफा जैसे लोगों को तो आंसू निकलने वाले हैं, क्योंकि उसमें बैशिंग होने वाली है पाकिस्तान की भी जमकर और इन कठमुल्लाओं की भी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो ये चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम रेगुलर रोजाना वीडियो नहीं डालते, लेकिन जिस दिन डालेंगे तो फिर आपको डलने का वीडियो का पता ही नहीं चलेगा। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.